नमस्कार। मुंबई से मैं हरीश पाठक नवजागरण प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आज अपनी कहानी पतंग का पाठ करूंगा। कहानी का शीर्षक है पतंग। अब की उसने नजर हटा ली। लाल पतंग फिर आसमान की ओर थी, सबसे ऊपर, सबसे अलग। थोड़ी देर पहले नीली पतंग से उसका पेच लग रहा था। अब नीली पतंग कट गई थी और लहराकर धीरे धीरे नीचे की तरफ लुढ़क रही थी, न जाने कहाँ गिरने के लिए। नीली पतंग को काटकर लाल पतंग फिर बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, पर लज्जाराम न पीछे हट रहा था न आगे बढ़ रहा था। वह बड़ी देर से एक ही जगह बैठा आसमान को निहार रहा था, जैसे उसका कुछ खो गया हो और वह धीरे धीरे आसमान से ही टपकेगा। अंधेरा उतरने लगा था। वह कब कैसे ग्वालियर से चला और इस तरफ आ गया, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे यह भी याद नहीं कि मुरैना के बाद चंबल के किनारे बसे इन तमाम गांवों में वह पहले कब आया था। पर उसे इतना जरूर याद है कि जब वह हारने लगता है, टूटने लगता है, जब भीतर का आदमी जब उसे बुरी तरह झंझोड़ देता है, तब न जाने क्यों वह चंबल किनारे आने को मजबूर हो जाता है। या तो उसे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, पर इतना जरूर है कि उसे यहाँ आकर सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। फिर ग्वालियर से इटावा के बीच बसा बरई हो, रिठौरा हो, नायकपरा हो, भानपुर हो, भड़ाकुर हो, कैथरी हो, गुड़ा चंबल हो या किसरौली हो, वह फूक में था। रात उतर रही थी। आसपास के घरों में संध्या बाती हो चुकी थी। कुछ घरों से धुआं उठ रहा था। कुछ घरों के बाहर घर के बूढ़े बैठे थे। एक घर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी और एक घर से कोई जोर जोर से गा रहा था, जाके जैसे नदिया नबरे ताके तैसे भरका, जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का। लज्जाराम हिल गया। हाथ में पकड़ा अखबार उसने और कस लिया। यह अखबार और उसमें छपी बूढ़ी अम्मा की वह तस्वीर आज उसे सुबह से ही बेचैन किए है। उसे न जाने क्यों और कितनी बार यह लगा है कि अखबार के पन्ने से उतरकर बूढ़ी अम्मा उसके ठीक सामने आ खड़ी होंगी और हाथ फैलाकर कहेंगी, लाओ, ले आओ, ले आओ मेरी लाल पोटली, मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा जीवन, मेरा भविष्य। उनकी उंगलियां उनके हाथ से निकलकर उसके शरीर में घुस जाएंगी। एक एक उंगली तीर की तरह उसके जिस्म को जख्मी कर देगी। तब क्या करेगा लज्जाराम? कहाँ जाएगा लज्जाराम? तो क्या इसलिए वह चंबल की ओर भागता है? तो क्या चंबल में ही छलांग लगा देगा लज्जाराम? फिर वह पोटली, बूढ़ी अम्मा की दुनिया तड़तड़ करके जैसे कुछ चटका है। लगता है दिमाग की नस फट जाएगी और यहीं कहीं चंबल के आसपास लज्जाराम ढेर हो जाएगा। वह आगे बढ़ा। आवाज फिर आ रही थी, जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का। अब भी लज्जाराम बिखर गया। एक एक शब्द खौलते पानी की तरह उसके बदन पर गिर रहा था। वह बेचैन हो उठा। वह छटपटाने लगा। पहले सुबह से बूढ़ी अम्मा डरा रही थी और अब शाम होते ही यह बाप मताई वाली बात। सुबह से शाम तक अजीब सी उलझन, गजब की बेचैनी। क्या करे लज्जाराम? उसने खुद को बहलाया। बच्चे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, उनके गाने से किसको क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क तो पड़ ही रहा है। इस गाने का एक एक अक्षर लज्जाराम की खाल पर जहर की तरह असर कर रहा है। जाके जैसे बाप मताई जैसे सब बार बार उसके कानों में टप टप कर गिर रहे हैं। कान के पर्दे को लगता है तो कुछ ही देर में फाड़ देंगे। या किस आफत में फंस गया लज्जाराम? सुबह सुबह अखबार के फोटो ने उसको डरा दिया और अब यह बाप मताई। बच्चे फिर गा रहे थे, गैला में ठाड़ी चार गुइयाँ, बताए दो जीजी कैसे है सैया। पर लज्जाराम वहीं अटक गया था। अंधेरा था, चंबल थी, चंबल का किनारा था,
छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी चहल पहल थी, पर लज्जाराम के भीतर बड़ी हलचल थी। उसके भीतर कहीं कोई पछाड़ खाकर जोर जोर से रो रहा था। भीतर से किसी के टकराने की आवाज़ आ रही थी। इन आवाज़ों को लज्जाराम सुन भी रहा था और उनसे डर भी रहा था। बाप मतावी तो ऐसे नहीं थे। फिर क्या हुआ? लज्जाराम अंधी सड़क पर जैसे उतर गया। पंडित सियाचरण बिरादरी के नामी पंडित थे। शादी विवाह, अखंड रामायण हो या श्रीमद् भागवत, सब जगह उनकी पूछ थी। पूरा ग्वालियर उन्हें मानता था। पंडिताई उनका पेशा था। 12 महीने पंडित सियाचरण पूजा पाठ में लगे रहते। वह कभी उन्हें पिता कह ही नहीं पाया। पूरा घर उन्हें पंडित जी कहता तो घर के सभी लोग उन्हें पंडित जी कहने लगे। सुबह होती पंडित जी की नींद खुलती तो लज्जाराम के कानों में एक कमरे से पंडित जी की आवाज़ आती, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो हरता। तो दूसरे कमरे से पंडिताइन की आवाज़ आती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। पूरे घर में धार्मिक वातावरण, अगरबत्ती की महक और रुक रुक कर बजती पूजा की घंटी लज्जाराम को उठा देती। पंडित जी का दिन यहीं से शुरू होता, फिर वे अपने पूजा पाठ में निकल जाते और लज्जाराम पढ़ाई छोड़ बैठा था। गोरखी स्कूल में जब कक्षा 8 में वह 2 बार फेल हो गया तो स्कूल से नाम कट गया। पंडित जी हेडमास्टर के पास से मिले, गिड़गिड़ाए, पर नाम जुड़ा तो जुड़ा ही नहीं। तब भी बड़ी तकलीफ से बोले, लज्जाराम तुम्हें ना आई लज्जा, अब क्या करोगे? चलो मेरे साथ पंडिताई सीख लो। पर लज्जाराम का मन न पढ़ाई में लगा न पंडिताई में। वह दिन भर इधर से उधर भटकता। पंडित जी भी परेशान कि आखिर यह करेगा क्या। क्या है? अचानक पीछे से आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। लज्जाराम सतर्क हो गया, उसके सामने एक झटके में घूम गया। वह दिन जब ऐसे ही औरतों के एक झुंड से आने वाली आवाज़ से वह जख्मी हो गया था। लहूलुहान। यह शादी का घर था। दही मंडी से सराफा बाजार जाने वाली सड़क पर एक दिन उसे लालता प्रसाद मौसा जी मिल गए। वे जब भी मिलते हाल हवाल पूछते। छूटते ही बोले, कुसुम की शादी है, कल मंडप है, जरूर आना। और लज्जाराम को लगा मंडप में जाएगा तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, पर क्या उससे मिलेंगे नाते रिश्तेदार? पंडित जी मिल गए तो वह उनका सामना कैसे करेगा? घर से कटा कटा इधर उधर मारा मारा फिर रहा है लज्जाराम, यह तो सबको मालूम है। फिर कैसे उन नजरों को भेद पाएगा लज्जाराम? वह मंडप के नीचे था। पंगत में बैठे बैठे लज्जाराम ने पाया आसपास के लोग धीरे धीरे पत्तल छोड़कर जा रहे हैं। वह अकेला बैठा चंदिया मंगोड़ी खा रहा था। राई के पानी में बनी, नमक डली चंदिया और मूंग की दाल की मंगोड़ी उसने अरसे बाद खाई थी। तभी पीछे खड़े औरतों के झुंड से आवाज आई, जे चोट्टा कहाँ से आ गो, जाए कौन ने बुला लो। पंडित जी को खूब नाम कटा रहो है, बहुत दुखी हैं पंडित जी, जाकी बात करो तो रोन लगत हैं। औरतों की आवाज़ हथौड़े सी लज्जाराम के कानों में पड़ी। हाथों में पकड़ा कौर थम गया। एक चंदिया और खाना चाहता था लज्जाराम, पर मंडप में कोई नहीं था। सब उससे दूरी बनाए थे, किसी ने उससे बात ही नहीं की। लालता प्रसाद देख ही नहीं रहे थे। वह उठा और गली में उतर आया। इस गली में बार बार आता है लज्जाराम, पर ग्वालियर की गलियों से एकदम अलग है मुंबई की ये गलियां। उसे याद आया कि कैसे वह बड़े आराम से ग्वालियर में कभी उदाजी की पाएगा, कभी बंसी की बगिया, कभी डोली बुआ का पुल, कभी चना कोठार, तो कभी दाना ओली, तो कभी मोची ओली में घूमा करता था। कभी पंडित जी के साथ, कभी अकेले। एक दिन ऐसे ही लक्कड़ खाना में घूम रहा था कि उसे मुन्ना लाल मिल गया। मुन्ना लाल गोरखी में उसके साथ पढ़ता था और वह अक्सर उसके साथ ही रहता था। देर तक दोनों बतियाते रहे। अभी ग्वालियर छोड़ रहे थे। पंजाब मेल ग्वालियर स्टेशन पर रेंग रही थी और मुन्ना लाल और लज्जाराम एक कोने में बैठे थे, चुप चुप, उदास, गमगीन और अपने में खोए। लज्जाराम ने टिकट को निकाला
फिर जेब में रखा, फिर निकाला, फिर जेब में रखा। अब भौचक खा। टिकट के एक तरफ पंडित जी की तस्वीर उभरी। उसने टिकट को पलटा। दूसरी तरफ पंडिताइन की तस्वीर थी। उसके भीतर कुछ टूटा। कहाँ जाओगे? यह टीटी की आवाज़ थी, पर इस आवाज़ के असर से लज्जाराम डर रहा था। वह खुद से पूछ रहा था, कहाँ जाओगे? क्या करोगे? ग्वालियर फिर लौटोगे? मुन्नालाल के भरोसे कब तक रहेगा लज्जाराम? मुन्नालाल क्या करता है? वह साथ क्यों ले जा रहा है? बार बार पूछने पर वह क्यों नहीं बता रहा कि दोनों आखिर करेंगे क्या? करेंगे क्या? यह भी क्या कर रहा है? उसने फिर टिकट निकाला। पंडित जी फिर टिकट पर उभरे। अब की वे टिकट से उतरकर उसके सामने खड़े हो गए। सफ़ेद धोती, बनियान, माथे पर टीका, हाथ में पोथी। अब की वे रो रहे थे। एक थरथराहट उठी लज्जाराम के भीतर। पंडित जी के आंसू। वे कह रहे थे, पंडितों के घर में न जाने कैसे शूद्र पैदा हो गया है। फिर उसने सुना, अब की वे उसी से कह रहे हैं, ठिकाना ढूंढ लो, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। इस बुढ़ापे में बदनामी को नहीं झेल सकता। रामायण और भागवत के घर में चोरी चकारी। लज्जाराम ने टिकट जेब में वापस रख दिया। भोपाल आ गया था। सुबह ट्रेन मुंबई पहुंच गई। आगे आगे मुन्नालाल, पीछे पीछे लज्जाराम। पैरों को क्या हुआ? उठ ही नहीं रहे थे। मन मन भर का हो गया था एक पैर। खिंचता सा चला जा रहा था लज्जाराम। उन्हें कुर्ला जाना है, बीठी से कुर्ला। पहली बार मुंबई आया था लज्जाराम। डरा डरा, सहमा सहमा, लुटा लुटा। लुटता तो कोई और है, रोता बिलखता कोई और है, पर तालियां वे लोग बजाते हैं। इन लोगों में ना चाहते हुए भी लज्जाराम शामिल हो गया है। उसे छाती पर वजन सा महसूस हुआ। लगा कोई पत्थर वहां अटक गया है। उसे इन रास्ते पर तो नहीं चलना था। इस रास्ते पर तो सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, डर है, दहशत है, नफरत है, जलालत है, घृणा है, पुलिस है, जेल है। उसने सोचना बंद कर दिया। तब क्या करेगा लज्जाराम? उसने मुन्नालाल से साफ साफ कह दिया कि उससे ये नहीं होगा। वह हंसा, फिर बोला, साफ तो रहे, हमारे साथ रहेगा तो तेरी रोटी का इंतजाम तो होता रहेगा। यह मुंबई है लज्जा, यहाँ किसी को कोई भी काम करने में लज्जा नहीं आती। तू साथ रहना। जैसे ही कुछ घटेगा तू चुपचाप भीड़ में भोला बनकर खड़ा रहना। उधर से माल गिरा, इधर तेरे पास, तू अनाड़ी बना, भोला बना, भीड़ का हिस्सा बना रहना। चाहे तो पंडित जी की तरह धोती बनियान पहन ले, टीका लगा लेना, हाथ में पोथी पकड़ लेना। यहाँ तुझे जानता कौन है, पहचानेगा कौन? हम पर लोग शक कर सकते हैं, हम कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, भीड़ हमारी पिटाई भी कर देती है, थाने भी चले जाते हैं, लॉकअप में भी बंद हो जाते हैं, पर वकील बाबू, थाना प्रभारी, नेताजी, बड़ी मास्टरनी या गनी साहब, कोई ना कोई तो छुड़वा ही देता है। सब तय है, कुछ दिन की तकलीफ है, फिर वापस। फिर वही चेहरा देखकर जेब का अंदाज लगाना, आदमी के चेहरे पर नहीं, उसकी जेब पर नज़र। दरअसल हमें भीड़ में चेहरा दिखता ही नहीं है। एक गोल गोल चक्कर आंखों के सामने घूमता है। इसी गोल चक्कर में कभी मर्दाना पर्स, कभी जनाना पर्स, कभी ऊपर की जेब, कभी पीछे की जेब, कभी थैली में रखी नकदी, तो कभी कई कई तय करके रखे नोट हमारे हाथ आते हैं। पलक झपकते हम उन्हें उड़ाकर साथ चल रहे दूसरे लड़के को थमा देते हैं। हम आगे सरक जाते हैं, अब मूर्ति बना वहीं खड़ा रहता है। यही है हमारा काम, यही है हमारी रोजी रोटी। हमारा इलाका भी बटा है, मोहल्ले भी बटे हैं, लोग भी बटे हैं, पुलिस भी हमें जानती है। एक बार जागृति नगर के थाना प्रभारी की बेटी का ही पर्स हमारे एक साथी ने मार दिया। कुछ ही घंटों में हवलदार ठिकाने पर आ गया। पर्स खोल ही नहीं पाए थे कि उसे जैसे का तैसा वापस कर दिया। एक दूसरे से बंधे हैं सबके तार, सबका काम ऐसे ही चलता है। तू डर मत, साथ रहे और हमारी मदद करता रहे। तू जेब तो नहीं काट पाएगा, उसके लिए बड़ी दिलेरी चाहिए और ट्रेनिंग भी। देखता नहीं है रोज सुबह गनी साहब कैसे कैसे गुर सिखाते हैं।
वे इस इलाके के नामी गिरोहबाज थे। अब तो बूढ़े हो गए तो अपना गिरोह बना लिया। हम लोग उनके लिए ही काम करते हैं। मुन्ना लाल लगातार बोल रहा था, पर लज्जाराम जैसे जमीन में धंसा जा रहा था। वह किस दलदल में आकर फंस गया है? इस अंधे कुएं से कैसे निकलेगा? यहाँ कौन है उसका? कौन बचाएगा उसे? क्या उसकी चीख पंडित जी तक पहुंचेगी? पर उन्हें क्या पता कि वह कहाँ और कैसा है। पर यह तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वह ऐसे जाल में उलझ जाएगा कि जैसे जैसे निकलने की कोशिश करेगा वैसे वैसे फंसता चला जाएगा। यह तो नरक है। इससे बच लो लज्जाराम। एक मजबूत आदमी उसके भीतर से दहाड़ा है। पूजा पाठ वाले घर से निकलकर काली अंधेरी खाई में तुम्हें कौन पटक रहा है? क्या तुम बच नहीं सकते? तब क्या करेगा लज्जाराम? खाएगा क्या? जिएगा कैसे? छोटी मोटी चोरी करते करते वह कहाँ आ गया? मुन्ना लाल ने तो पहले उसे कुछ नहीं बताया। वो तो यही कहता ना, चल कर देख ले, अच्छा ही लगेगा। ग्वालियर में भी सबको यही मालूम है कि मुन्ना लाल अंधेरी में रहता है और वहाँ के सिटी मॉल में काम करता है। टप टप की आवाज़ आई। रो रहा था लज्जाराम, लेकिन ये आंसू उन आंसुओं से बहुत कमजोर थे जो उसने चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन की खिड़की के पास पिछले इतवार को देखे थे। वह चुपचाप खड़ा था, हमेशा की तरह। यही था उसका काम। तभी नाटे उस नजीब ने टप से एक पर्स उसे थमा दिया और वह सर से स्टेशन के बाहर। लज्जाराम खड़ा था, खड़ा ही रहा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अपने सामान और एक बच्चे को संभाले वह औरत पहले चिल्लाई, मेरा पर्स, मेरा पर्स। फिर दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। उसके आंसू धारदार बह रहे थे। कैसे जाऊंगी घर? मेरा तो सब लुट गया, टिकट भी गए, पैसा भी। भीड़ उसके आसपास थी। इसी भीड़ में गुमसुम सा खड़ा था लज्जाराम। उसे यही करना था, वो यही कर भी रहा था। पर उस औरत के आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था लज्जाराम। पर पर मन का क्या करे? वो तो हर पल हर क्षण उसे धिक्कारता है। उसके धिक्कार से टूट जाता है लज्जाराम। टूट सभी गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी बड़ी वारदात घट जाएगी। कोई किसी से बोल भी नहीं रहा था। सब चुप थे, खोए खोए। एक कोने में पड़ा जाकिर उर्फ अंडा जैसे सबको डरा रहा था। उसकी जख्मी देह सभी के कानों में तेज तेज हॉर्न बजा रही थी कि लौटो, वापस लौटो, अपना रास्ता बदल दो। यह रास्ता जाकिर के बदन, यह जख्म जाकिर के बदन पर नहीं, धीरे धीरे तुम सबकी देह पर उभरेगा। छल छलाता खून, भिनभिनाते जख्म, कराहती आवाज, घुटी घुटी चीखें। एक आवाज लज्जाराम के ऐन कान के पास आकर उभरी। वह हड़बड़ा गया। यह तो पंडिताइन की आवाज है। पर वह आवाज चीख में बदल गई और यह चीख अब लज्जाराम को रुक रुक कर डरा रही थी। डर के 7 महीने, दहशत के 7 महीने, हर पल चौकन्ने और जागते रहने के 7 महीने। कुर्ला के तकिया वार्ड की एक बैठी चाल में बीत गए 7 महीने, यानी कुल जमा 210 दिन। लेकिन ये 210 दिन 2000 दिनों की तरह भारी लगे हैं लज्जाराम को। अगल बगल में सटी 3 चालें, 3 चालों के 2 कमरों में 5 लोग, 7 कमरों के बीच एक नल और 2 संडास, एक मर्दाना एक जनाना। इन्हीं कमरों में बस रहा है अब्दुल गनी का गिरोह। हर कमरे में बिखरा सामान, टूटी अटैची, अलगनी पे लटकते कपड़े और कोने में रखी गैस। सुबह सुबह गनी साहब आकर दिन भर का हिसाब मांगते। लुटे हुए पर्स, उनमें से निकली राशि या कभी कभी हाथ आई सोना चांदी उनके हाथ में रखी जाती। फिर वे सब कुछ रकम बांटते, कुछ नए गुर सिखाते, ब्लैक के कुछ नए पैकेट थमाते और यहाँ से सीधे कुर्ला पश्चिम के थाने में अपनी हाजिरी देकर चले जाते। ना भी किसी को फ़ोन करते, ना किसी का फ़ोन उठाते। यह जेब कतरों का ऐसा गिरोह था जो आसपास के मशरानी लेन, तालाब पुल, अचानक नगर, क्रिश्चियन विलेज, हॉल रोड, न्यू मिल रोड से चलकर ठक्कर बाबा कॉलोनी तक के छोटे मोटे जेब कतरों से जुड़ा था। इसे सिर्फ कुर्ला से साइन तक, यानी हार्बर लाइन पर ही काम करने की इजाज़त थी। साइन के आगे दूसरा गिरोह था। यही वजह थी कि
कि गनी साहब का यह गिरोह कुर्ला, चूना भट्टी, कॉटन ग्रीन, डॉकयार्ड रोड, सैंडर्स रोड और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद बंदर तक ही अपनी हाथ की सफाई दिखाता। गनी साहब के साथ दूसरे गिरोह जुड़े थे जिसका बाकी गिरोह से कोई वास्ता नहीं था। उसका वास्ता था तो सिर्फ मुन्ना लाल से, बाकी न उससे कोई बात करता न वह किसी से। अचानक यह क्या हुआ? लज्जाराम को लगा उसके पूरे शरीर में कांटे उगाए हैं और उगे हुए ये कांटे तो उसे धीरे धीरे जख्मी कर रहे हैं। जख्मी जाकिर की कनाहें पूरी चौल में रह रहकर उभरती। वह कभी पानी मांगता तो कभी बेचैनी में उठने की कोशिश करता। उसे देख सबसे ज्यादा डर रहा था लज्जाराम। उसके शरीर के घाव उसे बार बार यह बता रहे थे कि तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वह पथरीला है, वह कांटों से भरा है, वहाँ दलदल है, वहाँ घुप अंधेरा है। उसने अंधेरे में ही टटोला और अपनी दरी पर लेट गया। यह अंधेरा अब उसके भीतर धीरे धीरे उतर रहा था। उतरते इस अंधेरे में सबसे पहले उभरा बंटर भवन, फिर भीड़, फिर समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर, मुलायम सिंह यादव की जनसभा और कसाईवाला की तरफ जाने वाली सड़क पर हवा में लटकी एक साइकिल। वह शुक्रवार का दिन था। उस दिन बंटर भवन के पास समाजवादी पार्टी की बड़ी जनसभा थी। मुलायम सिंह यादव का भाषण था। जुम्मे की नमाज के बाद जैसे ही मुलायम सिंह यादव अपना भाषण जुम्मे की नमाज के बाद जैसे ही मुलायम सिंह का भाषण शुरू हुआ कि उधर से अजान सुनाई दी। मुलायम सिंह रुक गए। मंच पर भीड़ थी और उसी भीड़ में मौका पाकर जाकिर अंडा मंच पर चढ़ गया। कुछ देर बाद मंच पर अफरा तफरी का माहौल दिखा और उसने देखा भीड़ जाकिर को पकड़कर मंच से उतार रही है और मारते हुए थाने ला रही है। मंच से उतारकर जब जाकिर की तलाशी ली गई तो एक पर्स के साथ कुछ ब्लेड मिले। उत्तेजित भीड़ ने वे ब्लेड जाकिर की देह पर ही उतार दिए। भीड़ चिल्ला रही थी, जाकिर कराह रहा था, भीड़ नहीं मानी। लज्जाराम देख रहा था कि भीड़ ने जाकिर के चेहरे, हाथ, पांव और माथे पर ब्लेड से घाव कर दिए थे। कटा-पटा चेहरा, लहूलुहान शरीर। पुलिस न आती तो पता नहीं जाकिर का क्या होता। भीड़ थाने पहुंची तभी समाजवादी पार्टी के नेता भी नारे लगाते थाने पहुंचे। वे चिल्ला रहे थे, नेताजी की सभा में पॉकेट मारी, वह भी हमारे जिला अध्यक्ष की। कैसा है आपका कानून? मांडरे साहब, भीड़ ने तो इसे सबक सिखा दिया। अब आप इसे ऐसा सबक सिखाएं कि यह और इसका गैंग यह सब करना ही भूल जाए। खून से सना जाकिर लॉकअप में था। नारे लगाती भीड़ लौट गई। कुछ दिन की मरहम पट्टी के बाद गनी साहब ने जाकिर को छुड़वा लिया, पर उसकी हालत खराब थी। चाल में भी सब पूछ रहे थे, इतने जख्म? साथी भी हैरान थे, यह सोच कर डर रहे थे। आज जाकिर, कल कादिर, परसों ओम प्रकाश, फिर अजय मंडल, फिर तोताराम। यह सिलसिला तो चलेगा ही देर सवेर। पकड़ा जाना तो नियति है। तब सुबह हो गई थी पर सबके होंठों पर ताले थे। जाकिर एक जागता सवाल बन गया था जो भीतर तक सभी को जख्मी किए था। अब क्या करें? मुन्ना लाल से उसने पूछा। मुन्ना उसका हाथ पकड़कर चाल के बाहर ले आया। देर तक दोनों खामोश थे, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जाकिर की हालत से दूसरे गिरोह के लोग भी डरे थे। डॉक्टर रोज रोज बता रहा था कि शरीर में इन्फेक्शन का खतरा है, ब्लेड ने गहरे जख्म कर दिए हैं। अचानक मुन्नालाल बोला, यहाँ से चलते हैं, सादीलाल से मिलकर आते हैं। वह भी अपना कुछ अलग गिरोह चलाता है, पर जेब काटने का नहीं, कुछ अलग। कई बार बुलाया है, कहता है आओ बात करो, जम जाए तो ठीक, वरना अपना रास्ता देखना। मिलकर देखते हैं। जाकिर ने तो सबको डरा दिया है। देख नहीं रहा, 4 दिन से न गनी साहब आए और न कोई स्टेशन की ओर मुड़ा। वे कह रहे थे, मांडरे जाकिर को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बार बार कहता, नेताओं से कौन मिल जाएगा, पता नहीं कब क्या कर दें। चल सादीलाल से बात कराते हैं। बल्लार शाह जाना होगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। अब तो भीड़ का भी हिस्सा नहीं बन सकता। सच में भी यदि पकड़ा गया तो बुरी गत हो जाएगी।
तो करेगा क्या? तेरे पास करने को है क्या? या तो हमारे साथ रह या पटरियों पर कूद जा। तेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तू कुछ कर सके। तेरी मजबूरी मैं हूँ, मेरी मजबूरी तू नहीं। मुन्ना लाल एक सांस में भूल गया। वे दोनों सादीलाल के सामने बैठे थे। यह बल्लार शाह था, महाराष्ट्र का छोटा सा कस्बा। एक दूसरे से सटे घर, बड़े से हॉल में लोग जमा थे। कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई खुसर पुसर कर रहा था, तो कोई सादीलाल की खातिर में लगा था। तीन बुजुर्ग सादीलाल के नजदीक बैठे थे। बात बात में वो उनसे राय भी मांगता था और उन्हें चुप भी कराता था। करना क्या होगा? मुन्ना लाल ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद सादीलाल से पूछा, जहर खुरानी जानते हो? हम जहर खुरानों का गिरोह चलाते हैं। मैं क्या, पूरे बल्लार साहब में यही सब होता है। मेरे पास जो बुजुर्ग बैठे हैं वे इस पेशे के बादशाह हैं। जहर खुरानों का यह मुख्यालय है। यहीं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के गिरोह जुड़े हैं। 5 से 7 लोगों का एक झुंड बाकायदा टिकट लेकर ट्रेनों में चलता है। ट्रेन के डिब्बे में एक साथ बैठता है और अपना काम करता है। काम क्या करता है? मुन्ना लाल की रूनी रूनी सी आवाज़ निकली। पहले वह यह देख लेता है कि निशाना कैसे बनाना है। छुट्टी पर लौट रहा फौजी हो, ईद बनाने जा रहा परिवार हो या शादी विवाह को जाते लोग, पहले उनसे बात करेंगे, उसकी जाति पूछेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, फिर बहुत ही चतुरता से उसके खाने में, पानी में, चाय में, बिस्कुट में, खैनी में, चॉकलेट में, बीड़ी में, सिगरेट में या फिर प्रसाद में वे जहर मिला देते हैं। ज़्यादातर यह क्लोरल होता है, जिसे खाने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कभी कभी मर भी जाता है। वह बेहोश, गिरोह सक्रिय, पूरा सामान गायब। सब साथ रहते हैं तो कोई शक भी नहीं करता। जब ट्रेन रुकेगी, उसकी बेहोशी टूटेगी, तब लूट का पता चलेगा। तब तक हमारा गिरोह दूसरी ट्रेन में चढ़ चुका होगा, सामान सहित। कुछ रुक रुक कर सादीलाल फिर बोला, जहर ज़्यादा न हो जाए, यह कोशिश रहती है। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया कि मछलियाँ देख रहे हो? मछली के पेट में 48 घंटे तक जहर रखने से वह और तीखा हो जाता है। इसे बड़े संभाल कर नाखून में लगाते हैं। बड़े बड़े नाखून मौका पाते ही शिकार के खाने के सामान में से उतार देते हैं। बिहार की गाड़ियों में हमारे गिरोह ज़्यादा चलते हैं। मुगल सराय, बस्तर, कटिहार, किऊल, जमालपुर हो या भागलपुर, विक्रमशिला से लेकर गरीब रथ और श्रमजीवी एक्सप्रेस में हमारे लोग ज़्यादा चलते हैं। यात्रियों को जहर? आपकी लज्जाराम बोला, यदि कोई मर गया तो क्या? मरने पर धारा 300 तो लग जाएगी, वरना लूटपाट के मामले की धारा लगती है और छूट जाते हैं। ये तब ना जब पकड़े जाए। एक गिरोह सामान लूटता है, दूसरा देखता है पुलिस कर क्या रही है। पहले तो वहाँ बेहोश यात्रियों को उतारेगी, तब जहर खुरानों को ढूंढेगी ना। वे तो ट्रेन बदल कर तब तक जगह ही छोड़ चुके होते हैं। सादीलाल और उसके बगल में बैठे तीनों बुजुर्ग अब जोर से हंसे। मुन्ना लाल का चेहरा उतर गया। उसने गला साफ किया, फिर रुककर बोला, मैं किसी को जहर तो नहीं दे सकता, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। तो झांसी चले जाओ, वह हमारा आशिक अली दिल्ली से भोपाल की ट्रेनों में पेपर गैंग चलाता है। एक आदमी सामान के साथ पास पेपर लेकर बैठ जाता है, लगता है पेपर पढ़ रहा है, दूसरा सामान साफ कर देता है, उससे मिल लो। झांसी, डरती है झांसी? लज्जाराम टपाक से बोला, हाँ, झांसी की रानी वाली झांसी, गोला कुआ के पास पुरानी नजाही, मोहल्ले में मशहूर है आशिक अली, नेताजी नाम से मशहूर है वो। मेरी बात करा देना, न जेब काटोगे ना जहर दोगे, काम हो जाएगा। बल्लार शाह से दोनों लौट आए। ट्रेन की सीटी ने से लज्जाराम जागा। वह झांसी से लौट रहा था। आशिक अली ने बहुत इत्मीनान से उसकी बात सुनी, खाना खिलाया, सादीलाल से बात की और पेपर गैंग के दूसरे लोगों से उसे मिलाया। वह हैरत में था कि जब आशिक अली अपने मोहल्ले से निकला तो कई लोग उसे सलाम भी कर रहे थे, उसे मिल भी रहे थे। उसने अपनी गाड़ी से उसे स्टेशन तक छोड़ा। उसकी गाड़ी पर नीले रंग का झंडा लगा था। जाते जाते वह बोला, काम शुरू करो, कोई दिक्कत हो तो बताना, ऊपर तक मेरा रसूख है, तुम ग्वालियर से बिदसा तक ही रहना, आगे मत बढ़ना।
आशिक अली आगे बढ़ गया था, पीछे छूट गया था बहुत कुछ। छूट गया था कुर्ला, तकियाबाद, गनी साहब, जाकिर, बीटी, दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक और 7 महीने जो गिन गिन कर लज्जाराम ने काटे थे। घुटन के 7 महीने, यातना के 7 महीने, हताशा के 7 महीने और घुटन भरी चौल में हर पल डर में बीतते 7 महीने उसे न जाने क्यों भीतर से अच्छा लगा। वह फिर ग्वालियर था। पान पत्ते की गोद में लालता प्रसाद जी मिले, भागवत कर लौट रहे थे। मिलते ही बोले, कहाँ थे लज्जाराम? कई महीनों से तुम्हारा अता पता ही नहीं था। पंडित जी की मौत पर भी तुम नहीं आए। मौत? पंडित जी की मौत तुम्हें नहीं मालूम? उन्हें गुजरे तो 2 महीने से ज्यादा हो गए। पंडिताइन की मौत के 20 दिन के भीतर पंडित जी भी चले गए। बदरवास से एक विवाह पढ़ाकर लौट रहे थे कि कंपू बस स्टैंड पर ही गिर पड़े। पहले माधव डिस्पेंसरी ले गए, वहां से बड़े अस्पताल, पर बच नहीं पाए। तुमसे बहुत दुखी थे। अंततः कह रहे थे, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा, कहीं किसी जेल में तो नहीं बैठा। लज्जाराम पसीने से तरबतर था। पंडित जी की मौत? पंडिताइन की मौत? और उसे मालूम तक नहीं। वह बगल की पुलिया पर बैठ गया। कुछ खाओगे? प्रसाद दूं? शुद्ध घी का हलवा, पूरी और बेसन के लड्डू हैं। लालता प्रसाद कह रहे थे, पर पुलिया पर बैठे लज्जाराम के भीतर तेज तेज आंधियां चल रही थीं। घृणा की, नफरत की, हिकारत की, पछतावे की और पंडित जी से न मिल पाने की। और पंडित जी से न मिल पाने से उपजे दुख की तेज तेज आंधी। तुम्हारे चचेरे भाई ने उनको आग दी। तुम मिल जाते तो कम से कम मुखाग्नि को दे देते, पर तुम्हें कोई ढूंढता तो ढूंढता कहाँ। लालता प्रसाद की आवाज उसके कानों में बज रही थी। उसके कानों में बज रही थी पंडित जी की आवाज, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। रात उसने चंबल किनारे ही काटी। जैसे जैसे रात गहराती, अखबार से निकलकर बूढ़ी अम्मा उसे धिक्कारती, उठो, जागो, लाओ मेरी पोटली, वापस करो मेरी दुनिया। तुम कौन हो जिसने मेरे सपनों पर डाका डाला है? उठो, लाओ, लाओ मेरी पोटली। लज्जाराम जाग गया। उसके सामने एक झटके में घूम गया वह सब जो घटा था। और उसका पेपर गैंग ग्वालियर से चढ़ाई था कि डबरा पर गाड़ी रुकी और एक बूढ़ी अम्मा 2 बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ी। बड़ा सा बक्सा और कुछ मिठाई के डिब्बे। लज्जाराम, लच्छू महाराज और बालकिशन अम्मा के आसपास बैठ गए। सबने वह बक्सा ऊपर चढ़ा दिया और लच्छू महाराज बूढ़ी अम्मा से बात कर रहा था। उन्हें यह समझने में कुछ ही मिनट लगे कि अम्मा गंज बासौदा अपनी नातिन की शादी में खूब तैयारी के साथ जा रही हैं। कुछ देर बाद लज्जाराम और बालकिशन ऊपर की सीट पर जा बैठे। बालकिशन के हाथ में अखबार था और लज्जाराम अपने काम में जुटा था। लच्छू महाराज अम्मा से बात ही करते रहे। छोटू अखबार ही पढ़ता रहा कि लज्जाराम ने बक्सा साफ कर दिया। बक्से में रखी लाल साटन की थैली उसने अपने झोले में रखी और झांसी के पहले ही उतर गया। फिर छोटू को उतरना था, फिर लच्छू महाराज को, अम्मा को सबसे बाद में। पर यह क्या? थैली खोली तो लज्जाराम के मुंह से निकला, यह तो अनर्थ होगा। उस थैली में एक निमंत्रण पत्र के साथ एक करधौनी, हंसुली, हार, बाजूबंद और 4 अंगूठी थी, पूरे विवाह के जेवर। यह तो अच्छा नहीं है, उसने सोचा। तब क्या करे? लज्जाराम वापस लौटे। गंजवासौदा जाए, अम्मा को कहाँ ढूंढेगा? भीतर तक हिल गया लज्जाराम। सुबह हो गई थी। उसने देखा एक अखबार के पास कई लोग जुटे हैं। अखबार में एक बड़ी सी तस्वीर छपी है। वही बूढ़ी अम्मा अपने दोनों हाथों को फैलाए जार रो रही हैं। तस्वीर देख दहल गया लज्जाराम। डर पैदा करती तस्वीर। उसे लगा अखबार से निकलकर बूढ़ी अम्मा उसे झंझोड़ देंगी, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगी। कतरा कतरा लज्जाराम उन्हें क्या जवाब देगा? उसने निमंत्रण पत्र उठाया। विवाह का आमंत्रण, कल्पना संग अशोक, विदा शनिवार। अरे, आज ही विवाह है और दुल्हन का सारा श्रृंगार लज्जाराम के पास लाल पोटली में। या तो तुमने बहुत बुरा किया। कैसे होगी विदा? बूढ़ी अम्मा तो रोते रोते कहीं मर न जाए।
लानत है तुम पर, पहले पंडिताइन फिर पंडित जी और अब बूढ़ी अम्मा, क्यों जी रहे हो तुम? धिक्कार है तुम्हें, भीतर से कोई जोर से चिल्लाया है। उसने ठीक होठों पर आई चीख को रोका, पोटली को संभाला और धीरे धीरे चंबल के किनारे चलने लगा। सूरज दूर कहीं डूब चुका था, छोटे छोटे घर छोटी छोटी रोशनी से जगमग हो रहे थे। चंबल के किनारे चलता चलता दज्जाराम कुछ ऊंचाई तक पहुंचा। उसने ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं देखा। घरों से धुआं उठ रहा था, बच्चों की आवाज उभर रही थी। वह देर तक गुमसुम सा एक टीले पर खड़ा रहा। नीचे चंबल थी, धीरे धीरे अपनी गति से बहती। एक झटके में लज्जाराम ने पोटली उठाई और चंबल में फेंक दी। छप छपाक, छप छपाक पानी की लहरें बनती रहीं और मिटती नहीं। उसे लगा कलेजे के पास से कुछ टूटकर चंबल में गिरा है। सीना हल्का था, उसे सांस लेने में अब तकलीफ नहीं हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। एक हरे रंग का पुतला अभी अभी कटा था और लहराता हुआ नीचे की ओर लुढ़क रहा था। धन्यवाद।